अनलिमिटेड फैवनियर के एपिसोड नंबर 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मोनोनोबे किसी ऑफिसर से बात कर रहा होता है। मोनोनोबे से कहता है, जनरल लोकी आपसे बात करे हुए मुझे काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। ये ऑफिसर बताता है कि हाँ मोनोनोबे, मैं भी बस तुम्हें कांटेक्ट करने ही वाला था किसी काम के सिलसिले से। मोनोनोबे बोलता है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप मुझे कॉन्टेक्ट करें या ना करें, मुझे बस इतना बताइए कि आपने मुझे यहाँ पर अचानक से क्यों भेज दिया। लोकी बोलता है, देखो मोनोनोबे, मुझे माफ करना, इसके लिए इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। नेफला ने मेरे ऊपर भी एकदम से ही प्रेशर डाल दिया था, तो मैं करता क्या। मोनोनोबे से कहता है, अच्छा इन बातों को छोड़ो, क्या आपको पता है यहाँ पर जल्दी एक वाइट लेवियाथन आने वाला है। लोकी इससे कहता है, हाँ मुझे पता है, और तुम इस बात की क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम तो उसे बहुत ही आसानी से डिफीट कर सकते हो। लोकी अब मोनोबे से पूछता है, मोनोबे क्या तुम्हें पता है कि डीएस ड्रैगन में कैसे बदल जाते हैं। मोनोबे बोलता है, हाँ मुझे पता है। लोकी कहता है, ओह तो तुम्हें पता है, ये तो और अच्छी बात है। वैसे तुम्हें ये भी पता होगा अगर ड्रैगन आते हैं तो वो यहाँ पर कितनी ज्यादा तबाहियां करके जाते हैं। लोकी बोलता है, देखो मोनोबे, हमें किसी भी हाल में उन्हें रोकना ही होगा। मोनोबे बोलता है, हाँ वो तो मुझे भी पता है, हमें उन्हें रोकना ही होगा। लोकी कहता है, तो फिर तो बात यहीं पर खत्म होती है, तुम्हें तो ये पता ही होगा कि उन्हें रोकने का सबसे आसान और सबसे असरदार तरीका क्या है। मोनोबे पूछता है, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोकी कहता है, अभी तक नहीं समझे, तुम्हें डीएस को तभी मार देना इससे पहले कि वो ड्रैगन में बदल जाए। मोनोबे से कहता है, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, आप मुझे इस तरह का ऑर्डर आखिर कैसे दे सकते हैं। लोकी इससे कहता है, देखो मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ। लोकी इससे बोलता है, देखो तुम्हें बस डीएस को मारना ही तो है इससे पहले कि वो ड्रैगन में बदल जाए। मोनोबे बोलता है, क्या आपको ये इतना आसान लग रहा है। लोकी बोलता है, हाँ ये आसान ही है, और तुम्हारे लिए तो ये और भी आसान है क्योंकि तुम सबसे पावरफुल फैवनियर हो नेफला के। मोनोबे बोलता है, लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं है। लोकी से कहता है, मोनोबे अगर तुम ही ऐसे कहोगे, अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, जरा एक बार सोच के देखो, अगर वो ड्रैगन्स यहाँ पर आ गए तो कितनी बड़ी तबाही हो सकती है। इसके साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होने के बाद हम देखते हैं कि मित्सुकी स्पीच दे रही होती है। ये सभी लोगों को बता रही होती है कि मिडगार में व्हाइट लेवियाथन ड्रैगन की जल्द ही एंट्री होने वाली है। इसी वजह से जितने भी ट्रैवलर्स हैं वो सिर्फ पैसिफिक ओशन से अभी के लिए ट्रैवल करें तो बेहतर रहेगा। और अलग से अभी तक हमें ये भी नहीं पता चल पाया है कि वो डीएस कौन है जो कि उस ड्रैगन को अट्रैक्ट कर रहा है। ये सबसे बोलती है, देखिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम आपको अबैंडन कर देंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा नेफला आपके साथ खड़ा है, तो आप हमें बेफिक्र होकर बता सकते हैं कि आप में से कौन है जो कि उस ड्रैगन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। मित्सुकी की बातों को ध्यान से सुनने के बाद मोनोनोबे को अब आइरिस की याद आने लगती है। इसे वही पिछले दिन वाला वो लम्हा याद आता है जब आइरिस से कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। अब ये समझ जाता है कि उस ड्रैगन को कोई और नहीं, आइरिस ही अट्रैक्ट कर रही है। ये जल्दी से भागता हुआ क्लास में जाता है और फिर सभी गर्ल्स से पूछने लगता है कि आखिर आइरिस कहाँ है। सभी लड़कियां ऐसे बोलती हैं कि आज उसका बर्ताव सुबह से ही सही नहीं था, शायद उसकी तबीयत खराब है, इसी वजह से वो नर्स ऑफिस में मिल सकती है तुम्हें। ये लड़कियां इससे पूछती हैं, लेकिन तुम्हें आखिर आइरिस से क्या काम है। ये बोलता है, नहीं कुछ नहीं, मुझे बस उसकी थोड़ी सी चिंता हो रही थी। मोनोनोबे अब यहाँ से जाने लग जाता है। रास्ते में से मित्सुकी मिल जाती है। ये मित्सुकी से बोलता है, देखो मैं अभी कहीं पर जा रहा हूँ, तुम एक काम करो, अभी के लिए टीचर को संभाल लेना मेरी तरफ से। मोनोनोबे आइरिस को हर जगह ढूंढने लगता है लेकिन आइरिस से कहीं भी नहीं मिलती है। आखिरी में घूमते घूमते मोनोनोबे अब ग्राउंड में आ जाता है। ग्राउंड में जब ये घूम रहा होता है तभी इसकी नजर रूफ टॉप पे जाती है जहाँ पर आइरिस खड़ी हुई होती है। आइरिस को रूफ टॉप पे देखने के बाद अब मोनोनोबे भी रूफ टॉप पे आ जाता है। आइरिस इसे यहाँ पर देख के पूछती है इससे, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मोनोनोबे। मोनोनोबे इससे बोलता है, ये सवाल तो मुझे भी तुमसे पूछना है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। आइरिस इससे कहती है, मैं बस थोड़ा समय शांति में बिताना चाहती थी, इसी वजह से मैं यहाँ आ गई। मोनोनोबे इससे बोलता है, अगर बस इतनी सी बात है तो एक काम करो, क्या तुम मुझे अपना रियोमन दिखाओगी एक बार। आइरिस से ये बात सुनते ही इसे अपना रियोमन दिखाते हुए इससे बोलती है, मोनोनोबे तुम सच में एक ठरकी हो। आइरिस के रियोमन को ग्लो होते हुए देख के मोनोनोबे बोलता है, मुझे पहले ही पता था। आइरिस बोलती है, मुझे पता है कि वो ड्रैगन मुझसे ही अट्रैक्ट हो रहा था, इसी वजह से मैं यहाँ से जंप करके अपनी जान देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे यहाँ ऊंचाई पे आते ही डर लगने लगा जिसकी वजह से मैं जंप नहीं कर पाई। मोनोनोबे इससे बोलता है, आइरिस आखिर तुम ये किस तरह की बात कर रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे क्लासमेट तुम्हारे फ्रेंड तुम्हें अबैंडन कर देंगे। आइरिस इससे कहती है, मुझे पता है वो मेरे को अकेला नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं चाहती हूँ कि वो मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालें। आइरिस अभी के लिए तो मान जाती है, लेकिन ये कहती है कि अगर सारे डिफेंस ब्रेक हो जाते हैं तो ये अपने आप को मारने से पीछे नहीं हटेगी। लेकिन ये सब बोल तो रही है, लेकिन ये दूसरी तरफ देखा जाए तो इसे सुसाइड करने से भी काफी डर लगता है। इसी बात को सोच सोच के ये काफी ज्यादा रोने लग जाती है। अब इसको इस तरह रोते हुए देख के मोनोनोबे इसके पास आता है। ये कहता है, आइरिस तुम्हें इस तरह रोने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम ड्रैगन में नहीं बदलोगी। मान लो अगर तुम बदल भी जाती हो तो मैं तुम्हें खुद मार दूंगा। मोनोनोबे से ये बात सुनने के बाद तो आइरिस बिल्कुल शांत हो जाती है। ये कहता है, देखो अब लोगों को तुम्हें प्रोटेक्ट करने दो, इसलिए बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। आइरिस इससे हैरान होते हुए पूछती है, क्या तुम सच बोल रहे हो, क्या मैं सच में तुम्हारे ऊपर विश्वास कर सकती हूँ। ये बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इस दुनिया का सबसे पावरफुल असासियन हूँ, इसलिए मैं ये आराम से कर सकता हूँ। मोनोनोबे से ये बात सुनने के बाद तो आइरिस हंसने लग जाती है और अब यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होने के बाद सब लोगों को अनाउंस करके बता दिया जाता है कि इन्हें वो पर्सन मिल चुका है जिसके थ्रू वो ड्रैगन अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आ रहा है। थोड़ी देर बाद मोनोनोबे अब मित्सुकी के पास आकर इससे पूछने लगता है, तो फिर अब आइरिस क्या कर रही है आखिर। मित्सुकी बताती है कि उसको एग्जामिन कर लिया गया है, अब वो रेस्ट कर रही है रूम में। लेकिन यहाँ पर एक बात हैरान कर देने वाली है, उसे पता है कि वो एक ड्रैगन को अट्रैक्ट कर रही है लेकिन वो फिर भी बिल्कुल शांत है, उसे किसी भी बात की चिंता नहीं हो रही है। मित्सुकी इससे कहती है, क्या तुम मुझसे और कुछ भी पूछना चाहते हो। ये बोलता है, हाँ मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ। ये बोलता है कि मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं आइरिस को प्रोटेक्ट करने वाला हूँ उस ड्रैगन से। मित्सुकी कहती है, ठीक है फिर, लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई और बात है। मोनोबे इसे बताता है, हाँ बिल्कुल। अभी इसे सब कुछ बताने लगता है। ये इसे बताता है
है कि नेफ्ला वालों ने इस मिशन से अपने हाथ पूरी तरह से ही पीछे ले लिए हैं। मोनोनोबे से ये बात सुनने के बाद मित्सुकी से बोलती है, अगर वो तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहे हैं मतलब पूरा मिशन तुम्हें अकेले ही संभालना पड़ेगा। एक मिनट रुको जरा, कहीं तुम आयरस को मारने की तो नहीं सोच रहे हो? मोनोनोबे से कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तभी जब सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी और हमारे हाथ से बाहर चली जाएगी। मित्सुकी इससे कहती है, लेकिन फिर भी ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। मोनोनोबे से कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं, सिचुएशन ही ऐसी है। मित्सुकी कहती है, चलो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर सिचुएशन ऐसी हो जाती है तो उसे मारने वाले तुम नहीं होगे वहां पर। मोनोनोबे से पूछता है, आखिर तुम कहने क्या चाहती हो? ये बोलती है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम किसी को ना मारो। इस बात से वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये मेरे लिए तो नया होने वाला है नहीं। मित्सुकी इतना बोलने के बाद अब यहाँ से जाने लग जाती है। मोनोनोबे से पूछने लगता है, क्या मतलब किसी को मारना तुम्हारे लिए नया नहीं है? लेकिन मित्सुकी से कोई जवाब नहीं देती है यहाँ पर। मित्सुकी के यहाँ से जाने के बाद मेजर लोकी को मोनोनोबे कॉल करके बता देता है कि वो इस मिशन को कंप्लीट कर देगा। ये बात सुनने के बाद मेजर लोकी को भी काफी अच्छा लगता है। ये बोलते हैं कि बिल्कुल सही स्टाफ है हमारे पास वैसे। इसके बाद अगले सीन में मोनोबे बस आयरस से मिलने जा ही रहा होता है कि इसे सामने मिल जाती है लीजा हाईवॉल्कर। मोनोबे इसे यहाँ पर आयरस के रूम के बाहर देख के इसे पूछता है, तो फिर तुम्हें उसकी चिंता है इसीलिए तुम इससे मिलने आई ना यहाँ पर? लीजा से कहती है, हाँ बिल्कुल मुझे उसकी चिंता होगी, क्योंकि आखिरकार वो मेरी क्लासमेट जो है। मोनोबे बोलता है, तो यानी कि तुम अपने दोस्त की बहुत चिंता करती हो? ये बोलती है, दोस्त हम बिल्कुल एक परिवार जैसे हैं, हमारी पूरी क्लास एक फैमिली जैसे है बिल्कुल, लेकिन फिर भी तुम हमारी फैमिली के सदस्य बिल्कुल नहीं हो। मैं तुम्हें तो मेरी फैमिली में बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मोनोबे से कहता है, कोई बात नहीं। ऐसा बोलने के बाद अब यहाँ से जाने लगती है लीजा। इसके जाने से पहले मोनोबे से पूछता है, लीजा मुझे एक बात बताओ, 2 साल बाद ये तुम्हारी पहली बैटल है ना? लीजा बोलती है, हाँ बिल्कुल। मोनोबे से कहता है, तो तुम्हें क्रैकन बैटल के बारे में भी पता होगा, जो बैटल तुम्हारी 2 साल पहले हुई थी, तुम उसमें सबसे आगे फ्रंट लाइन से लड़ रही थी ना? मोनोनोबे से बताता है कि शिनोमिया सेंसाई ने इसे बताया था कि क्रैकन बैटल को ये सब बस लीजा की वजह से ही जीत पाए थे। लीजा इससे बोलती है, नहीं क्रैकन बैटल वो लोग इसकी वजह से नहीं, वो मित्सुकी की वजह से जीते थे। मोनोनोबे से पूछता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? लीजा बताती है कि 2 साल पहले जब वो ड्रैगन क्लोज आ रहा था तो कोई और स्टूडेंट नहीं थी, वो शिनोमिया सेंसाई की छोटी बहन थी जो कि उसे अट्रैक्ट कर रही थी अपनी ओर। ये बताती है कि उसका नाम शिनोमिया मियाको था, वो भी इनकी फैमिली की तरह ही एक पार्ट थी इनकी फैमिली का। वो 4th नंबर पे थी पूरी अकेडमी में। लीजा बताती है कि इससे पहले कि वो ड्रैगन में बदल जाती है उसको मित्सुकी ने पहले ही मार डाला। ये बोलती है कि देखा जाए तो मुझे पता है कि उस मामले में हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन मित्सुकी ने जब उसको मार दिया तो मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा और इस बात के लिए मैं उसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मोनोनोबे को ये सब बताने के बाद लीजा अब यहाँ से चली जाती है और मोनोनोबे अब आयरस के पास आ जाता है। आयरस मोनोनोबे को यहाँ पर देख के काफी खुश होती है और अब जब ये बेड पे बैठी हुई थी तो ये मोनोनोबे को भी अपने बगल में बैठने के लेके आती है। मोनोनोबे इसकी बात सुनने के बाद थोड़ा हैरान तो रहता है, लेकिन इसकी बात मानते हुए ये बेड पे जाके थोड़ी देर में बैठ जाता है। मोनोनोबे जैसे ही बैठता है इसके बगल में ये जल्दी से आकर के इसका हाथ पकड़ लेती है। मोनोनोबे इससे ये सब करते हुए देख के काफी हैरान होते हुए पूछता है, तुम आखिर ये सब कर क्या रही हो? आयरस इससे बोलती है, तुम्हें याद है रूफ टॉप पे जब तुमने मुझे छुआ था तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, इसी वजह से मेरा बस मन करा। आयरस ये बात सुनने के बाद मोनोनोबे भी अब कुछ नहीं बोलता है। तभी इसकी नजर जाती है उन गर्ल्स पे जो कि मिशन कर रही होती है। मोनोनोबे गलती से उनमें से किसी एक लड़के की गलती से पैंट ही देख लेता है। देखने के बाद मोनोनोबे तो अब शर्माते हुए अपना मुंह मोड़ लेता है। आयरस इससे कहती है, मुझे पता है तुमने वो देख लिया। मोनोनोबे बोलता है, नहीं मैंने नहीं देखा। आयरस बोलती है, नहीं तुमने देखा। मोनोनोबे इससे बोलता है, ठीक है फिर जो तुम्हें समझना है समझो, लेकिन इस बात को यहीं पर खत्म करो। आयरस अब शर्माते हुए इससे बोलने लगती है, वैसे क्या तुम्हें गर्ल्स की पैंटीज पसंद है? अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें अपनी दिखा सकती हूँ। मोनोनोबे इसकी ये बात सुन के कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता, तभी ये खड़ी होती है और अपनी स्कर्ट ऊपर करने लग जाती है। मोनोनोबे इतना ज्यादा घबरा जाता है कि अब ये कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है, लेकिन फिर भी इससे पहले कि अपनी स्कर्ट पूरी ऊपर कर देती मोनोनोबे इसे रोक देता है। ये इससे बोलने लगता है, ये तुम आखिर कर क्या रही हो? आयरस इससे बोलती है, मुझे बस तुम्हें थैंक यू बोलना है किसी भी तरह, चाहे वो मैं बोलूं। मोनोनोबे बोलता है, लेकिन मैंने तुम्हें इस तरह तो नहीं बोला कि मुझे तुम थैंक यू बोलो। आयरस इससे बोलने लगती है, वैसे तुम मेरी सिक्योरिटी के लिए यहीं पर रुकने वाले हो तो क्यों ना तुम पहले जाकर बात ले लो। मोनोनोबे इससे पूछता है, आखिर मैं ही क्यों पहले बात लूं, तुम क्यों नहीं पहले बात ले लेती हो? आयरस बोलती है, बिल्कुल नहीं, मुझे पता है कि तुम उल्टी सीधी हरकतें करोगे मुझे याद करते हुए, इसीलिए मुझे पहले बात नहीं लेना है। मोनोनोबे से कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम हर वक्त ऐसा क्यों सोचती रहती हो? मोनोनोबे क्योंकि आयरस से ज्यादा बहस करना नहीं चाहता था, इसी वजह से ये पहले खुद ही बात लेने आ जाता है। नहाते हुए ये सोचने लगता है कि आयरस से परेशान हो चुका है। तभी आयरस अंदर आने लगती है। मोनोनोबे से ये बोल रही होती है अंदर आने से पहले कि मुझे तुम्हारी कमर वॉश कर लेने दो ताकि मैं तुम्हें थैंक यू कह सकूं। मोनोनोबे की ये बात सुनने के बाद चौंकने लग जाता है। ये सोचने लगता है क्या वो सच में अंदर आने वाली है। तभी आयरस अंदर आ जाती है और मोनोनोबे को सामने देखने के बाद ये चिल्लाने लगती है। मोनोनोबे से चिल्लाते हुए देख के इससे बोलता है, एक मिनट, तुम यहाँ पर खुद आई हो तो तुम आखिर यहाँ चिल्ला क्यों रही हो ऐसे? पता नहीं साथ में नहाया है कि अकेले नहाया। मोनोनोबे अब नहाने के बाद यहाँ से जाने लगता है तो फिर आयरस इससे बोलने लगती है, क्या तुम जा रहे हो वापस? तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए, मुझे अकेले डर लगता है। मोनोनोबे बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बस बगल वाले कमरे में हूँ। आयरस बोल दिया, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तब भी डर लगता है, तुम एक काम करो तुम यहीं पर सो जाओ। मोनोनोबे बोलता है, तुम इसके लिए किसी और को बुला लो। आयरस बोलती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझसे बहुत अच्छे से बात करते हो इसलिए तुम यहीं पर रुक जाओ। मोनोनोबे पहले तो इसकी बात नहीं मान रहा था, लेकिन ये काफी डिमांड करती है तो मोनोनोबे इसकी बात मान लेता है और अब यहीं पर बैठ जाता है। मोनोनोबे यहाँ पे बैठने के बाद इससे बोलता है, भले ही तुम्हारे यहाँ पर मौत नजदीक है लेकिन फिर भी तुम्हें बस मरने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आयरस इससे पूछती है, क्या बोल रहे हो? मोनोनोबे बोलता है, तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में भी सोचना चाहिए, आखिर तुम्हारे दोस्त भी तो इतनी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारी जान
बचाने के लिए। मोनोनोबे की बातों को ध्यान से सुनने के बाद आयरस को आखिरकार इसकी बातें समझ में आ जाती हैं। अब ये सब होने लगती है। मेरे ख्याल से तुम सही बोल रहे हो, अब मेरे ख्याल से मुझे सो जाना चाहिए ज्यादा ना सोचते हुए। ये मोनोनोबे को गुड नाइट बोलने के बाद सो जाती है। इसके सोने के बाद मोनोनोबे तो बस इसी का चेहरा देखने लग जाता है और फिर इसे अपने पास्ट के बारे में याद आने लग जाता है। इसे याद आता है कि एक बार जब ये और मित्सुकी छोटे थे तब ये दोनों पहाड़ के ऊपर गए थे और फिर वहां से अपना घर ढूंढ रहे थे। उस पहाड़ पे से ये ढूंढ रहे थे कि किसका घर यहाँ से ज्यादा दूर है और किसका नजर आ भी रहा है या नहीं नजर आ रहा है। वहाँ मोनोनोबे बोल रहा था देखो मेरा नजर आ रहा है। तभी ये बोलता है हाँ नजर तो तुम्हारा भी आ रहा है लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा दूर है मेरे घर से। मित्सुकी बोलती है नहीं मुझे नजर नहीं आ रहा है। मोनोनोबे बोलता है अच्छा तुम्हें वो दुकान नजर आ रही है, देखो वो बुक स्टोर। मित्सुकी बोलती है नहीं मुझे वो भी नजर नहीं आ रही है। मोनोनोबे मित्सुकी से बोलता है मित्सुकी तुम कुछ ज्यादा ही डम हो। मोनोनोबे से ये बात सुनने के बाद मित्सुकी अब इससे बोलने लगती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मित्सुकी को गुस्सा होते हुए देख के मोनोनोबे इसके सर पे पैट करते हुए इससे बोलने लगता है हाँ मुझे पता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मित्सुकी तभी शर्माने लगती है और तभी इसे हक कर लेती है। मोनोनोबे इससे बोलता है ये तुम क्या कर रही हो। मित्सुकी बोलती है हम हमेशा साथ रहेंगे। मोनोनोबे बोलता है नहीं हम हमेशा साथ नहीं रह सकते। मित्सुकी इससे कहती है क्यों हम एक दूसरे के साथ क्यों नहीं रह सकते, हम एक दूसरे से शादी कर लेंगे तो हमें एक दूसरे से अलग नहीं रहना पड़ेगा। मोनोनोबे इससे बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, बच्चे शादी नहीं किया करते हैं। मित्सुकी बोलती है मैं कौन सा अभी शादी करने की बात कर रही हूँ, मैं तो बड़े होने के बाद शादी करने की बात कर रही हूँ। ऐसा बोलते हुए ये इसे किस कर लेती है। इसी के बाद ही मोनोनोबे को किसी की डरावनी सी आवाज सुनाई देती है। मोनोनोबे तुम्हें ये सब याद करने की कोशिश भी कैसे करी, तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उस आवाज की वजह से मोनोनोबे के सर में दर्द होने लगा था। ये अपना सर पकड़ के बोलने लगता है वो फिर से आखिर वो था क्या। यहाँ मोनोनोबे सोच में डूबा हुआ है तभी मित्सुकी बोलती है मोनोनोबे देखो वो आ चुका है। मित्सुकी की आवाज सुन के मोनोनोबे अब इसके पास जाता है। तभी हमें स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि वो होता है व्हाइट लेवाइथन जो कि एंट्री कर चुका होता है। आने के साथ ही सारे के सारे बैरियर्स को तोड़ के रख डालता है। ये जो ड्रैगन है ये बहुत तेजी से अपने आसपास के बैरियर तोड़ते हुए बढ़ रहा होता है आगे अकेडमी की ओर। चिमोरा सेंसाई इसे देख के बोलने लगती है वो अपने पार्टनर के लिए बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर आ रहा है। अकेडमी की जितनी भी गर्ल्स होती है वो सब इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं पर आयरस जहाँ बहुत टेंशन में होती है मोनोनोबे सोच रहा होता है कि अभी से करना क्या चाहिए आखिर। गाइस सेकंड एपिसोड यहीं पर खत्म हो चुका है। मिलते हैं चलो थर्ड एपिसोड में। जितनी जल्दी तुम इस वीडियो पे 300 लाइक कंप्लीट कर दोगे उतनी ही जल्दी तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड देखने को मिल जाएगा। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और एनीमे के किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा।